What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome guys. This is day 3 of our 100 days commerce masterclass. आज बच्चों जिस तरीके से हमारे डेज का हिसाब किताब चलता है तो आज इकोनॉमिक्स की बारी है फिर से। और आज हम इकोनॉमिक्स में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम हमने शुरू किया हुआ है, इसमें आज हम सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो आप चैप्टर वाइज मत सोचो, आप ये समझ के चलो कि नेशनल इनकम ही चल रहा है, इसी में आज हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ कि सर डे 3 प्रेजेंट, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज, ये वाला जो चैप्टर है ये 2 क्लासेस लेगा, एक आज की और एक नेक्स्ट क्लास। जैसे फर्स्ट वाला तो वन शॉट हो गया था, इसको थोड़ा समझाना पड़ता है और हम बहुत स्मूथली चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो बढ़िया, ठीक है ना। उसके साथ साथ बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अब सब्सक्राइबर्स ओनली लाइव का ऑप्शन आ गया है तो वो भी रखने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है सिर्फ उनको ही वो लाइव दिखेगा, तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला कॉन्सेप्ट, जो कि है इनकम कितने तरीके की होती है। बच्चों इस चैप्टर में आप 2 काइंड्स ऑफ इनकम पढ़ने वाले हो। वैसे तो यूनिट का नाम नेशनल इनकम है, हम नेशन की इनकम पढ़ने वाले हैं, बट हमारे पास पूरी नेशन में 2 प्रकार की इनकम्स हैं जो लोगों को होती हैं। एक होती है बच्चों फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। वन इज फैक्टर, अदर इज ट्रांसफर। अब इनको समझने के लिए एक छोटी सी चीज अपने दिमाग में रख लेना कि एक इनकम वो है जो मेहनत करके कमाई जाएगी, और एक वो है जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कोई गुड सर्विसेज नहीं दे रहे, आपको बस सीधा वो पैसा मिल रहा है। यानी ये सिर्फ एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली मिल जाएगी इनकम। जैसे हमारा चिंटू अपने नाना के घर पे गया छुट्टियों में, समर वेकेशंस में नाना नानी के घर पे गया, और जब वो वहां से वापस आने लगा नाना नानी ने बोला, ले बेटा चिंटू ये थोड़े से पैसे रख। चिंटू बोलेगा नहीं 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 चाहिए, मेरी मम्मी ने पापा ने मना किया है कि पैसा नहीं लेना, बट अंदर अंदर से चिंटू का मन कर रहा है कि लेना है पैसा, तो ये मजा आने वाला है। बट कहीं ना कहीं नाना नानी बोलेंगे अरे तू रखना बेटा, चिंटू कहेगा चलो ओके लाओ, जेब में रख लेगा। उस इनकम के लिए चिंटू को इनकम तो हुई, बट क्या उस इनकम के लिए बच्चों चिंटू ने कोई गुड्स बेचे, कोई सर्विस दी, कुछ प्रोडक्शन करा किसी चीज का? नहीं ना। ऐसी इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है? द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग एनी सर्विस इन रिटर्न। हमने कोई सर्विस नहीं दी है, रिटर्न में हमको मिल रही है। तो कोई भी इनकम आज के बाद आपको ऐसे ही मिले बिना किसी सर्विस दिए, बिना किसी प्रोडक्शन के, तो आप कौन सी इनकम बोलोगे? ट्रांसफर इनकम, ठीक है बाबू। देखो लिखा हुआ है इट इज अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलेटरल का मतलब होता है बच्चों ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होता, कहीं पे भी इसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों कंसीडर नहीं करते? हम अपने देश की इनकम में इसको कंसीडर क्यों नहीं करते? हम अपनी देश की इनकम में बच्चों इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये हमारे देश के प्रोडक्शन में या गुड्स और सर्विसेज को बनाने में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। तो ऐसी इनकम हम क्या करेंगे इंक्लूड करके? तो ध्यान रखना ये इनकम देश की नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा, ओके। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड। अब भाई किसी के नाना नानी इंडिया में ही रहते हैं, हमारी ही टेरिटरी में रहते हैं, किसी के अब्रॉड रहते हैं, तो वहां जाएगा तो वहां से भी लेके आएगा ना पैसा। तो ये इनकम हमारे देश में भी हो सकती है और बाहर से भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे बच्चों? ओल्ड एज पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन मिल रही है वो बिना कुछ करे मिल रही है ना यार। स्कॉलरशिप मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार की तरफ से मिलता है ये पैसा, इसके साथ पॉकेट मनी मिल रही है। तो ये सब बच्चों ट्रांसफर इनकम में आ जाता है। फैक्टर इनकम क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स, ये कमानी पड़ेगी, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या है, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो उसके बदले में लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस सैलरीज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मेहनत के बदले में प्रॉफिट। बच्चों कमानी पड़ रही है ना। ये कौन सी इनकम है? ये फैक्टर इनकम है, ठीक हो गया। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बदले में,
ठीक है बच्चों। एज फैक्टर इनकम इज अर्न्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज अ बाइलेटरल इनकम। बाइलेटरल का मतलब इसमें बोथ वे ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन दोनों हो रहा है। यहां पे तो सिर्फ पैसा मिल रहा था, तो ये यूनिलेटरल था। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड था बच्चों। इसके बाद ये नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर इसका एक डिफरेंस पढ़ाता हूं आपको मैं। अब ये आ गया बच्चों हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये वो चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी ना, एग्जाम में कई बार सीधा डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस को सबसे पहले ये समझना कि टी शेप फॉर्म में लिखना पड़ेगा ऐसा, और विद बेसिस लिखना है, बिना बेसिस के नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो देखो बेसिस क्या है? सबसे पहला मीनिंग। मीनिंग में आपको पता ही है फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है जो सबसे पहले इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम किसको मिलेगी? ये वो इनकम है जो मिलेगी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस इन रिटर्न, बिना किसी सर्विस के मिल रही है। ठीक हो गया बेटा। नेचर, ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है। ये कहीं भी इंक्लूड नहीं होती, ना नेशनल इनकम में ना डोमेस्टिक इनकम में, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये कमाना पड़ेगा बेटा, मैंने बताया आपको कि मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपको सीधा रिसीव हो जाएगी। ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। ये किसको मिलती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बदले में एंटरप्रेन्योर जो मेहनत करता है उसको मिलता है। और ये किसको मिलती है? हाउस होल्ड्स को मिलती है और गवर्नमेंट को मिलती है। सरकार को भी तो गिफ्ट्स मिलते रहते हैं ना, मोदी जी घूमने जाते हैं वहां से गिफ्ट ले आए, किसी और देश में गए वहां से गिफ्ट ले आए, गवर्नमेंट्स को गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इधर स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ETC। तो ये बच्चों पूरा डिफरेंस है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। डन है? बढ़िया सर। अब हमारे पास बच्चों गुड्स का कुछ कैटेगराइजेशन आ रहा है। ठीक है, बिफोर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, आप एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है सर, वो क्या चार्ट है? बच्चों इसी गुड्स का चार्ट है, क्योंकि चार्ट से जो क्लैरिटी आएगा तुमको वो कहीं से भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स का बाइफरकेशन कर देंगे दो तरीके के गुड्स में। कौन कौन से दो तरीके के गुड्स होंगे? एक होगा बच्चों इंटरमीडिएट गुड, और एक होगा फाइनल गुड। एक होगा इंटरमीडिएट गुड और एक होगा फाइनल गुड। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंटरमीडिएट के कोई पार्ट्स नहीं है, फाइनल गुड के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कंजम्पशन गुड और एक होता है हमारे पास कैपिटल गुड। एक कंजम्पशन गुड है बच्चों और एक कैपिटल गुड है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर गुड्स का क्या मतलब है? बेटा आपके आसपास जितना भी सामान है, मेरे लिए ये माइक है, ये लाइट है, ये कैमरा है, उसके साथ साथ मल्टीपल गुड्स हमारे आसपास होते हैं, वो सब गुड्स हैं। ठीक है, अब उन गुड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ध्यान रखना बच्चों, यूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको कोई बोले कि बताओ मिल्क कौन सा गुड है, क्या मिल्क, दोबारा लिखता हूं, क्या मिल्क इंटरमीडिएट गुड है या मिल्क फाइनल गुड है? किसी ने आपसे ये पूछा, तो आप उसको बोलोगे कि पहले मुझे बताओ कि मिल्क यूज कैसे हो रहा है, कौन यूज कर रहा है मिल्क को। ठीक है, अब सामने वाले ने बोला कि ये जो मिल्क है ये एक कंज्यूमर लेके आया है अपने घर पे कंजम्पशन करने के लिए। चिंटू अपने घर के लिए मिल्क लेके आया है। तो बच्चों अगर घर के लिए लाया गया यानी कंजम्पशन पर्पस के लिए लाया गया तो वो फाइनल गुड होगा। वहीं पे ये लिखा गया कि ये मिल्क तो एक डेयरी वाले ने खरीदा है रीसेल करने के लिए, तो अगर पर्पस उसका यूज जो है वो रीसेल है या फिर फर्दर प्रोडक्शन है, एक चाय वाले ने मिल्क लिया फर्दर उससे चाय बनाने के लिए, तो देखो अगर पर्पस है रीसेल
या फर्दर प्रोडक्शन, तो उसको बच्चों इंटरमीडिएट गुड बोलोगे। और अगर पर्पस है या तो कंजम्पशन, एक कंज्यूमर ने खरीदा कि उसको कंज्यूम करना है, और या फिर वो उसका एक इन्वेस्टमेंट है, यानी वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखने वाला है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन विद इन द सेम ईयर होना चाहिए, ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी गुड 1 साल से ज़्यादा आपके पास रखा है ना, तो फिर वो फाइनल बन जाएगा, फिर वो फाइनल बन जाएगा। तो देखो, अब मिल्क का एग्जांपल लिया कि अगर मिल्क एक कंज्यूमर ने खरीदा, कंज्यूमर क्या करेगा बच्चों, मिल्क को घर पे यूज करेगा, ना तो वो रीसेल करेगा ना वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा। भाई उससे अगर वो चाय भी बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा ना, वो इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी ना कर रहा है, तो कंज्यूमर खरीद रहा है, तो वही मिल्क फाइनल है। वही मिल्क अगर दूध वाला कोई खरीद रहा है जिसको रीसेल करना है, तो वो इंटरमीडिएट है। वही मिल्क बच्चों कोई चाय वाला खरीद रहा है, डॉली चाय ने खरीदा, डॉली भाई ने खरीद लिया मिल्क, तो बताओ इससे क्या होगा, इससे बच्चों फर्दर प्रोडक्शन करेगा वो, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो कोई भी गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि आप उसको यूज कैसा कर रहे हो। ठीक है बच्चा, ओके। अच्छा जी सर, इसमें एक और एग्जांपल लेके बताओ। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज टॉयज है, ठीक है, टॉयज है। अब जो टॉयज हैं वो किसी टॉय शॉप ने खरीदे। सोचो बच्चों, टॉय शॉप ने फैक्ट्री से टॉय खरीदे, तो वो क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा। रीसेल करेगा तो वो क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड बन गया। वहीं पे बच्चों अगर ये टॉयज किसी कंज्यूमर ने खरीद लिए अपने पास रखने के लिए, तो वो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है, फाइनल यूजर है, एंड यूजर है, फाइनल गुड हो जाएगा। वहीं पे बच्चों अगर मैं बोलूं कि ये जो टॉयज हैं, ये टॉयज रखे रह गए 1 साल से ज्यादा किसी दुकान में, अभी बिके नहीं है, 1 साल से ज्यादा उसी दुकान में रखे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फाइनल गुड बन जाएंगे। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया बच्चों। अब देखो सर, प्रिंटर किसने खरीदा, एक स्कूल ने खरीदा बच्चों। अब सोचो, स्कूल प्रिंटर को क्या करेगा, क्या वो रीसेल करेगा, नहीं सर, प्रिंटर बेचने का काम थोड़ी ना है स्कूल का। क्या वो उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, सर कॉपीज निकालेगा, लेकिन उससे कुछ वैसा प्रोडक्शन विद इन द सेम ईयर तो नहीं हो रहा। क्या स्कूल के लिए प्रिंटर बच्चों एक इन्वेस्टमेंट है। अब स्कूल कंज्यूमर नहीं है जो कंजम्पशन करेगा, स्कूल तो एक फर्म है, लेकिन स्कूल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो फिर वो फाइनल गुड बन गया। यही प्रिंटर अगर एक स्टूडेंट खरीदे, एक बच्चा खरीदे, तो बच्चा उसका क्या करेगा, क्या रीसेल करेगा, नहीं सर। क्या फर्दर प्रोडक्शन करेगा, नहीं सर। बच्चा तो कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर है, फर्म तो नहीं है, तो उसके लिए भी वो कंजम्पशन करेगा, तो फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो, जो कंज्यूमर खरीदता है ना, उसको हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। कंजम्पशन गुड्स नॉर्मली कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है। और कैपिटल गुड्स मेनली कौन ले रहा है, फर्म्स ले रही हैं। कैपिटल गुड्स मेनली फर्म्स ले रही हैं, जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, एक कार है, कार खरीदी बच्चों कार डीलर ने। कार डीलर गाड़ी का क्या करेगा बेटा, रीसेल करेगा। रीसेल करेगा तो फिर वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, वही कार डीलर खरीदी एक कंज्यूमर ने, कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है, उसका फाइनल गुड हो जाएगा। वही गाड़ी बच्चों खरीदी किसी टैक्सी ड्राइवर ने, तो टैक्सी ड्राइवर 1 साल से ज्यादा उसको रखेगा। टैक्सी ड्राइवर के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक फर्म है, 1 साल से ज्यादा रखने वाला है, फाइनल गुड है। फाइनल में कौन सा, कैपिटल गुड है, समझे। तो जो गुड्स हैं वो पहले तो 2 कैटेगरी में है, या इंटरमीडिएट या फाइनल। उसके बाद फाइनल की भी 2 कैटेगरी है, अगर वो कंज्यूमर खरीद रहा है तो कंजम्पशन, अगर वो कोई फर्म खरीद रही है जो 1 साल से ज्यादा उसको यूज करने वाली है, उससे बेनिफिट लेने वाली है, तो फिर कैपिटल। इस टी शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये टी शर्ट जो है बच्चों, इसके अंदर हमारी ऐप का नाम भी लिखा है डीसी। ठीक है, डीसी लाइन बच्चों हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और ऐप का नाम है डीसी, DEECEE, ये पीछे है ना मेरा, डाउनलोड डीसी ऐप, है ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये टी शर्ट मैंने खरीदी, मैं कौन हूं, मैं कंज्यूमर हूं। कंज्यूमर हूं तो मेरे लिए फाइनल गुड है, फाइनल गुड है तो ये कंजम्पशन गुड है। ठीक है, ओके। अच्छा सर समझा। ये टी शर्ट एक टी शर्ट वाले ने खरीदी होती, तो फिर वो रीसेल करने के लिए लाया है, विद इन द सेम ईयर बेचना चाहता है, इंटरमीडिएट हो जाएगी।
यही टी शर्ट बच्चों रीसेल करने के लिए कोई लाया, लेकिन उसकी बिकी नहीं, पड़ी रह गई, 1 साल से ज्यादा उसके पास पड़ी है। तो जैसे ही वो 1 साल से ज्यादा होगा ना, तो वो इस कैटेगरी से बाहर हो गया, इस कैटेगरी से बाहर हुआ तो वो इधर आ गया। अब वो फर्म के पास रखी हुई है तो फिर वो कैपिटल गुड बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बेटा जी कि चीज तो वही है, लेकिन यूज के अकॉर्डिंगली इधर उधर वो कैटेगराइज हो सकती है। ठीक है, अब ये जो कंजम्पशन है ना बच्चों, इसमें 4 चीजें होती हैं। एक होता है ड्यूरेबल, जो लंबा चलते हैं। एक होता है सेमी ड्यूरेबल, जो 5-6 महीने चलते हैं। एक होता है नॉन ड्यूरेबल, जो 2-4 दिन चलते हैं। और फिर हो जाता है सर्विसेज। तो बेसिकली डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो आप, बेसिकली किसी लॉयर की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ले रहे हो, तो सारी की सारी सर्विसेज आप एज अ कंज्यूमर लेते हो, कंजम्पशन गुड हो जाएगा वो। इसी तरीके से अगर मैंने मिल्क खरीदा एज अ कंज्यूमर, मिल्क खरीदा, चाय खरीदी, भाई वो खराब हो जाएगी, चीजें रखी नहीं जाएंगी, वो क्या बन जाएंगी, नॉन ड्यूरेबल। कोई भी चीज सेमी ड्यूरेबल है, 5-6 महीने चलने वाली है, भाई मैंने कोई टी शर्ट खरीदी, वो 5-6 महीने ही चल रही है, इससे ज्यादा नहीं चल रही, सेमी ड्यूरेबल हो गई। अब ड्यूरेबल क्या होता है, जो चीजें हमने लंबे टाइम के लिए ली हैं। ठीक है, हम कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर ने रेफ्रिजरेटर लिया है अपने घर के लिए, एक कंज्यूमर ने प्रिंटर लिया है अपने घर के लिए, एक कंज्यूमर ने कोई गाड़ी लिया है, तो वो सब ड्यूरेबल है बच्चों, है ना। तो आप ये देखो कि कौन खरीद रहा है चीजों को। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, चेयर। क्या बात है, एक ही स्लाइड पे सारा आ गया आपके लिए। चेयर की बात करते हैं बच्चों, ये वही मेरी फेवरेट कुर्सी, कल भी दिखाई थी मैंने आपको, आजा भाई, ये मेरी फेवरेट कुर्सी है, इस पे बैठ के मैं सारी क्लासेस लेता हूँ, लाइव क्लासेस वगैरह, सारा काम इस पे बैठ के करता हूँ। तो ये जो कुर्सी है बच्चों, ये चेयर अगर एक चेयर डीलर ने खरीदी, जो कुर्सी में ही डील करता है, रीसेल करेगा, रीसेल करेगा ना, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। यही कुर्सी उसके पास बची रह गई, 1 साल से ज्यादा बिकी नहीं, फाइनल हो गया, अब फाइनल में वो फर्म है तो कैपिटल गुड है। यही कुर्सी मैं खरीद के ले आया, तो मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं अपने लिए लेके आ गया, मैं इसको कंज्यूम करूंगा, कंजम्पशन पर्पस है, तो ये फाइनल गुड हो गया। लेकिन उसमें मैं कंज्यूमर हूं तो कंजम्पशन, और कंजम्पशन में ड्यूरेबल, लंबा समय चलेगी ये बात, समझे। तो ये मेन डिफरेंस होता है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में, और फाइनल की फर्दर कैटेगरीज में, जिसमें कंजम्पशन और कैपिटल हम लोग कंसिडर करते हैं। समझ में आया? मस्त, ठीक है। आओ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, अब तुमको पढ़ाता हूं। बढ़िया सर, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज गुड्स 2 तरीके के हो सकते हैं, फाइनल, इंटरमीडिएट। ठीक है, फाइनल कौन से होंगे? द गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन, या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कंज्यूमर ने खरीद लिया ताकि वो कंज्यूम कर पाए, या फिर फर्म्स ने खरीद लिया फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बेसिकली ये 2 तरीके की यूज के लिए होते हैं फाइनल, या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स पे हो रहा है, जो हाउस होल्ड खरीद रहे हैं, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो फर्म खरीद रही है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो हाउस होल्ड ने करा उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो फर्म्स ने करा उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है बेटा, ओके, चलो सर ये तो समझे। इसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट आ रहा है। इंटरमीडिएट क्या है? Those goods which are used या तो रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए विद इन द सेम ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। जैसे गुड्स रीसेल के लिए लिए, ठीक है, जैसे गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिए, भाई मिल्क ले लिया मिठाई बनाने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कुछ इनके बारे में, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। ये लाला एरोन फिंच जैसा क्यों लग रहा है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ना एक एरोन फिंच, देखना उसका छोटा भाई नहीं लग रहा है ये एरोन फिंच जैसा। चलो अच्छा, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं बच्चों, दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो नॉर्मली एक फर्म दूसरी फर्म से खरीद रही होती है, क्योंकि उसको फर्दर प्रोडक्शन करना है या रीसेल करना है। तो ध्यान रखना, एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से जो गुड खरीदती है वो नॉर्मली इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जनरली शब्द यूज हुआ है, नॉट ऑलवेज बट जनरली ऐसा होता है। सही है। उसके बाद इनकी जो डिमांड होती है बच्चों, वो डिराइव्ड डिमांड होती है। सर डिराइव्ड डिमांड का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एक टी स्टॉल है, अब बच्चों वो मिल्क तभी परचेज करेगा अगर उसके पास टी की डिमांड आ रही है।
तो मिल्क खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो चाय की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो जो डिमांड किसी और चीज की डिमांड पे डिपेंड करती है उसको डेराइव्ड डिमांड बोलते हैं। जिसकी डायरेक्ट डिमांड होती है उसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। जब कंज्यूमर खरीदता है वो डायरेक्ट डिमांड है ना। उसके बाद दे आर नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। ये चीजें जब इंटरमीडिएट तब कहलाती हैं जो अभी रेडी टू यूज नहीं है। जैसे चाय वाले के लिए दूध रेडी टू यूज नहीं है, ये बेसिकली अभी चाय में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये इनको हम बोलते हैं कि अभी ये रेडी टू यूज नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना है। ठीक है जी। ये बच्चों हमारे पास मेन चीजें होती हैं। मेनली मेरा हाथ लग गया तो वो मिट गया एकदम से सारा। ये हमारी मेन इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में चीजें होती हैं। एक पॉइंट और है इसके अंदर जो ध्यान से देखने वाला है, वो क्या है, अगर कोई ड्यूरेबल गुड परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेज है बच्चों, जैसे मिलिट्री का ट्रक है, मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री का कोई व्हीकल है, ये चीजें बच्चों फर्दर प्रोडक्शन करती हैं डिफेंस सर्विसेज का। तो लिखा हुआ है दीज आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट ग्राउंड्स एज दे आर यूज्ड फॉर टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर मिलिट्री पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ें खरीदी हैं तो इससे डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट में ही आ जाएगा। ओके। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है बेटा, देखो वही वाली चीज़ है कि प्रोडक्शन बाउंड्री एक लाइन है, लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे मैं एक इस तरीके से बोल देता हूं कि भैया ये एक प्रोडक्शन लाइन है, यानी इस लाइन के बाहर वही चीजें जाती हैं जिनका प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, उनके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना। तो अगर वैल्यू एडिशन नहीं होना, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चला गया, तो वो फाइनल गुड बन गया ना, क्योंकि वो सीधा कंज्यूमर यूज कर सकता है। लेकिन इस बाउंड्री के पीछे जितनी भी चीजें हैं उसमें अभी सम वैल्यू हैज टू बी एडेड, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इसका अभी फर्दर प्रोडक्शन होगा, इसमें वैल्यू एडिशन होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्शन बाउंड्री से पहले, इस बाउंड्री से पहले जितने भी गुड्स हैं जिनमें अभी वैल्यू एडिशन होगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसके बाहर जो चले गए वो है फाइनल। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पता होना चाहिए। मेनली जो तुमको ऊपर चार्ट पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। इट इज द लाइन, हम तो पहले ही समझ चुके हैं, it is the line around the productive sector. As long as goods remain within the production boundary, वो intermediate goods हैं, और जैसे इससे बाहर चले जाएंगे वो final goods बन जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है जी, परफेक्ट सर। इंटरमीडिएट और फाइनल को कैसे क्लासीफाई करोगे? उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं, उसके यूज के बेसिस पे, कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, बढ़िया सर। सर नेशनल इनकम में कौन सा कंसीडर करेंगे? बच्चों नेशनल इनकम में हम हमेशा सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं। इंटरमीडिएट क्यों नहीं लेते? बच्चों इंटरमीडिएट इसलिए नहीं लेते क्योंकि इंटरमीडिएट अगर काउंट कर लिया उसमें फिर वैल्यू एडिशन होगा, फिर कुछ ना कुछ बनेगा, फिर वो दोबारा काउंट हो जाएगा, तो दो बार सेम गुड काउंट हो गया, नहीं हो गया। तो ऐसा डबल काउंटिंग ना हो, एक गुड 2 बार काउंट ना हो, इसीलिए हम इंटरमीडिएट कंसीडर ही नहीं करते। हम बोलते हैं सिर्फ फाइनल ऐड करेंगे जब हम देश की इनकम निकालेंगे, कि जब ये फाइनल बन के रेडी है बस वो ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट ने बनना तो अल्टीमेटली फाइनल ही है ना। हाँ या ना? ठीक हो गया भाई। रीसेल के लिए करा है तब भी वो बेचेगा ही किसी ना किसी को फाइनल एंड पे, और फर्दर प्रोडक्शन है तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा। तो हम नेशनल इनकम में हमेशा कौन से गुड्स लेते हैं? फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं होते। ठीक हो गया बच्चों। दूसरा बोल रहा है जो सेम ईयर में यूज हो जाते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑलराइट। उसके बाद बच्चों एक फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस है, जल्दी से इसको यहाँ पे देखो। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं? फाइनल गुड्स सर वो गुड्स हैं जिसको हम यूज करेंगे या तो कंजम्पशन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस। कंजम्पशन के लिए है तो उसको हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए है तो हम उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट कैसे यूज होगा? या तो रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए विद इन द सेम ईयर, इसका ध्यान रखना। ठीक है। फाइनल इंक्लूड होगा नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में। ये इंक्लूड, दे आर
नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। इंटरमीडिएट बच्चों इंक्लूड नहीं होता, फाइनल इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं होता। ये बच्चों रेडी फॉर यूज होते हैं और ये रेडी फॉर यूज नहीं होते, नॉट रेडी फॉर यूज। ठीक है, इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। फिर एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन हुआ बच्चों। आई होप आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट्स जो मैंने मेन कराए, आज दो ही कॉन्सेप्ट कराने, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने बढ़िया मस्त समझा होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो इन दो चैप्टर्स पे बेस्ड होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक सारी चीज़ें पहुंचती रहें और आप सब्सक्राइबर्स ओनली लाइव भी अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना कि इस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है और बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और इसको उतना ही ब्यूटीफुली हम पढ़ेंगे और मैं उतना ही ब्यूटीफुली आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।